हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की हिंदी और उत्तराखंड के आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पेपर को डाउनलोड करके करने के बाद यहाँ अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं या फिर आप सीधा वीडियो को देखकर भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पश्चिमी हिंदी की बोली को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है? कब कब है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है कौन सी? कन्नौजी। ठीक है, फिर आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, फिर आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली। फिर आती है बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। और लास्ट में आती है हरियाणवी। हरियाणवी। ठीक है, जिसे बांगरू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो सीधा सीधा बनेगा इसका बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की एक भाषा है। पूर्वी हिंदी के लिए भी एक ट्रिक होती है। कौन कौन सी? ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, या वर्णात्मक लिपि है, या दाएं से बाएं और लिखी जाती है। बी और सी, तो देखिए सी ऑप्शन तो गलत हो गया और बी भी गलत होगा, तो ऑप्शन डी, बी और सी इसका सही उत्तर बनेगा। जो देवनागरी लिपि है वो अक्षरात्मक है। कैसी है? अक्षरात्मक। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो पश्चिमी जर्मनी पर नजर एक है किसकी? मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है ना, मनोहर श्याम जोशी जिन्होंने कयाप, कयाप, कसब जैसे नॉवल लिखे हैं, साथ ही साथ हम लोग जैसे और बुनियाद जैसे धारावाहिक और अप्पू राजा जैसी फिल्मों की कहानियां भी लिखी है। एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? एफिडेविट बहुत बार आप लोगों ने बनवाया जरूर होगा, ठीक है ना, किसी किसी कामों में। और एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन 2020 फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी आया था, जहां पूछा गया था पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एफिडेविट को हिंदी में कहा जाता है ऑप्शन बी आपका हलफनामा। ठीक है ना। अध्यादेश की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस को ही क्या कहते हैं? अध्यादेश। विधेयक की बात करेंगे तो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं बिल। और निविदा का मतलब होता है टेंडर। क्या होता है? टेंडर। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत है? ठीक है, कौन सा स्वर समवृत है? तो समवृत स्वर में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? ई, उ और उ। ठीक है, और बात करेंगे अर्ध समवृत की। अर्ध समवृत तो उसमें आते हैं ए और ओ। ठीक है, तो कौन सा स्वर समवृत है? ऑप्शन डी आपका ई। ठीक है, भान वागमन का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, भान धन आगमन, भानु धन आगमन, भानव धन आगमन, ये भानु धन आगमन, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा भानु धन आगमन। ठीक है ना, कौन सी संधि होगी? तो ये होगी आपकी यण संधि। ठीक है ना, यण संधि बनेगी आपकी। कैसे कैसे? तो ऊ के बाद भिन्न स्वर है, तो ऊ का क्या हो गया? वाह हो गया। ठीक है, तो वाह जे आपको यहां मिल रहा है भानवागमन में, और भान वागमन हो गया भानु धन आगमन का। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है। ठीक है, तो चारु का भावात्मक संज्ञा क्या होगी? तो ये होगी आपकी ऑप्शन ए, चारुता। वह नौकर नहीं आया में, वह क्या है? तो वह क्या है? तो वह है आपका सार्वनामिक। ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, वह की तरफ इशारा किया गया है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द है, तो होगा सार्वनामिक। ठीक है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो पत्र कारक होगा आपका पत्र को, यानी कर्ता ने कर्म को कर्म करा। ठीक है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो परामर्श में हुआ है आपके ऑप्शन ए, परा का प्रयोग। ठीक है, परा धन मर्श, परामर्श। प्रत्यय होता है, क्या होता है प्रत्यय?
वाक्यांश, शब्दांश, पद या फिर शब्द। तो प्रति एक शब्दांश होता है, ठीक है ना, शब्द का एक अंश होता है जो शब्द के साथ जुड़ के नया मतलब निकालता है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी का शब्द नहीं है, ठीक है, चश्मा, सिफारिश या फिर अदालत और तारीख। तो ऑप्शन ए तारीख इसका सही उत्तर होगा। तारीख जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का। मैं वहां लेकर होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, तो मैं वहां होकर आया, तो अव्यय मतलब जब आप किसी चीज की निश्चितता बताते हैं तो वहां जो होगा वो क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक है, तो ये है आपका ऑप्शन सी पूर्ण भूत। ठीक है, भूतकाल में भी पूर्ण हो चुका था, तो पूर्ण भूतकाल भेद। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, शिकंजी, चाय, दही या फिर लस्सी। ठीक है, तो दही को हमेशा ही क्या पुल्लिंग शब्द माना जाता है। ठीक है ना, मतलब कुछ अपवाद होते हैं जैसे हर चीजों में, तो ये भी एक अपवाद है कि दही जो है वो पुल्लिंग में ही गिनी जाती है। दिन ब दिन रसायनों का अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। ठीक है, तो अच्छा आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी ऑप्शन डी अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ठीक है। मेंढक के पर्यायवाची है, ठीक है, तो मेंढक के पर्यायवाची होंगे आपके क्या? ऑप्शन सी ये मंडूक होगा। मंडूक और वर्षाभू। ठीक है, मंडूक तो आपको पता ही है, वर्षाभू मतलब वर्षा में भू पर आने वाला। ठीक है, निम्न में से सुधा का विलोम है, तो सुधा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सुधा मतलब होता है अमृत। ठीक है, और अमृत का विलोम होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हलाहल। हलाहल मतलब होता है विष। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो चंद्रमा, शंख और कपूर शब्द है आपके अब्ज के। ठीक है, 9 दिन चले न 2.5 कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से चलना, हराम खोरी करना, बहुत धीमी गति से काम करना या अधिक समय में कम काम करना। तो बहुत धीमी गति से काम करना इसका सही उत्तर होगा। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब करेंगे हम उत्तराखंड के। देखिए आपका फिक्री झरना स्थित है, तो फिक्री झरना कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन ए नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है, तो राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है आपका कहाँ? तो ये है आपका ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, पिथौरागढ़ में भी कहाँ? तो पिथौरागढ़ में गंगोली हाट में। कहाँ? गंगोली हाट में। ठीक है ना, गंगोली हाट में 1972 में मदन शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, कबूतरी देवी का निधन हुआ, तो कबूतरी देवी का निधन कब हुआ? तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी 2018 में इनका निधन हुआ था। 1945 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, अगर जन्म की बात करेंगे तो चंपावत में इनका जन्म हुआ। ठीक है, चंपावत की निवासी थी। पहली लोक गायिका भी कहा जाता है कबूतरी देवी को। कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठार बांध सीधा सीधा आपका है का से कोठार, का से कोसी। मालपा भूस्खलन में प्रोतिमा बेदी का निधन हो गया था, वह थी क्या? ठीक है, टीवी कलाकार, समाज सेविका, नृत्यांगना या फिर राजनेता। तो ऑप्शन सी नृत्यांगना थी। कौन? आपकी प्रोतिमा देवी। 18 अगस्त 1998 को, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में ये भूकंप आया था। ठीक है ना, करीबन 300 लोगों की इसमें जान गई थी, जिनमें से एक प्रोतिमा देवी जी भी थी। स्थानीय बोली में थारू परिवार को कोई नाम से जानते, कोई तो नहीं, किस नाम से होगा ये? किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? टब्बर रंग। तो टब्बर जो शब्द है ये शब्द है राजी जनजाति से संबंधित, और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी संघ। ठीक है ना, पूरा परिवार एक संघ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मंसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी किस वर्ष लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा गया है? ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर
1959 1959 में इसकी स्थापना हुई तथा 1972 में इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जोड़ा गया था। देखिए इसमें भी अलग अलग क्या कि जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था केंद्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। फिर 1972 में इसका नाम पड़ा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, केंद्रीय हटा दिया गया। और 1973 में इसके आगे जोड़ा गया लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1972। कटबंदी मेला कहाँ लगता है? तो कटबंदी मेला लगता है आपका पौड़ी में, और पौड़ी में भी कहा खिरसू में। कहाँ लगता है? खिरसू में। विश्वेश्वरैया नामक सुरंग किस मंदिर के निकट है? तो विश्वेश्वरैया नामक सुरंग आपकी है डाट काली मंदिर के निकट आशा रोडी नामक स्थान है। कौन सा? आशा रोडी नामक स्थान है, वहां पर है आपकी विश्वेश्वरैया सुरंग। किस पुस्तक में उत्तराखंड को तुषार शैल या श्री पर्वत कहा गया है? तो ये कहा गया आपका ऑप्शन सी हर्षचरित में, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ताऊ जी जलाशय स्थित है, ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है, थोड़ा सा सिंपल घुमाया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। और ताऊ जी जलाशय स्थित है आपका देहरादून में, जिसका अन्य नाम है क्या? सूर्यधार झील। सूर्यधार झील जो गजेंद्र दत्त नैथानी जी के नाम पर है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ताऊ जी कहा जाता है, तभी इसका नाम ताऊ जी जलाशय है, ठीक है। जाखन नदी पर यह है। कौन सी नदी पर? जाखन नदी पर। गुलाब राय मैदान स्थित है, तो गुलाब राय मैदान स्थित है आपका कहाँ? ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस मैदान पर जो जिम कॉर्बेट थे उन्होंने एक आदमखोर को मारा था। सीएम रूफटॉप सोलर योजना का प्रारंभ हुआ 2020, 2021, 2022 या फिर 2019? तो 22 जनवरी 2020 22 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया गया। निम्न में से किस स्थान पर शंख नहीं बजाया जाता, यानी शंख की ध्वनि प्रतिबंधित है? कौन सा स्थान है? तो वो है आपका ऑप्शन डी बद्रीनाथ। चंपावत में लगने वाला देवी धुरा मेला किस मैदान पर लगता है? देवी धुरा का मेला लगता है, ठीक है ना। श्रावण की पूर्णिमा को यह मेला लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कब? रक्षाबंधन पर, ठीक है ना। रक्षाबंधन पर यह मेला लगता है, ठीक है ना। और किस मैदान पर लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन डी दुबचौड़ मैदान पर। कौन व्यक्ति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लगातार 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए? तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह, कुशलानंद गैरोला। तो ये थे आपके ऑप्शन डी भक्त दर्शन जी, ठीक है ना, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही खादी वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे और अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया था। पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी जिसे ICUN ने 70 साल पहले विलुप्त माना था, देखी गई है कहाँ? तो हाल ही में कुछ समय पहले देखी गई थी। ऑप्शन सी आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसी चीज जो 70 साल पहले विलुप्त मानी गई थी वो हमारे यहाँ दोबारा देखी गई। किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम है आपका ऑप्शन ए बर्बरिस एशियाटिक, ठीक है। बहुत बार आपको बर्बरिस मिशेलिस करके भी कुछ मिलेगा, तो वो भी सही उत्तर बन जाता है बहुत बार। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और बाकी ऑप्शंस की, तो चाइनेसिस, अगर सिर्फ आप चाइनेसिस को देखेंगे तो ये है लीची का साइंटिफिक नेम। किसका? लीची का। कैनबिस सटिवा है भांग का। और माइरिस एस्कुलेटा है आपके पसंदीदा काफल का, ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी 4 बैंकों को मिलाकर, ठीक है। कौन कौन से थे? तो सबसे पहला आता है आपका अल्मोड़ा कृषि बैंक, अल्मोड़ा कृषि बैंक। फिर आता है आपका पिथौरागढ़ कृषि बैंक। फिर आता है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, ठीक है। और फिर चौथा आता है लास्ट
गंगा गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। ये जो गंगा जमुना है, ये मुझे याद है हमारे यहाँ, हमारे घर के पास वो करता था छोटे में, आज उसका नाम उत्तरांचल ग्रामीण बैंक है। ऐसे ही आपने भी अपने आसपास, किसी ने पिथौरागढ़, किसी ने अल्मोड़ा, किसी ने अलकनंदा ग्रामीण बैंक बचपन में देखा होगा। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हैं आपकी ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली वंदना कटारिया जी, ठीक है ना। हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी में हैट्रिक मारी इन्होंने गोल्स की। उर्वशी रौतेला की बात करें तो ये है मॉडल, और ये कहाँ की, ये आबू धाबी की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। मीनाक्षी खाती हमारी ए पणगल जी है, ठीक है ना। ए पणगल हमारी लोक कला को बहुत ही अच्छे से सजोए हुए हैं। और दिव्या रावत आपकी मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल, ठीक है। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर किसके नाम पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, मतलब थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर दिखेगा इसमें। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी बद्री दत्त पांडे। देखिए मीडिया यानी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ऑप्शन में कौन है, बद्री दत्त पांडे, ठीक है। तो आप बद्री दत्त पांडे को आंसर मार सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सचिवालय का नाम तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो देखिए सचिवालय का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, राज्य सचिवालय का, पर उसमें स्थित मीडिया सेंटर का नाम है बद्री दत्त पांडे। कन्फेशंस ऑफ अ बुक लवर के लेखक हैं कौन है, तो ये है आपके अपने चहीते रस्किन बॉन्ड जी, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड जिनकी पहली बुक थी रूम ऑन द रूफ, ठीक है। इनकी काफी पुस्तकें हैं जिनसे बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। 1999 में इन्हें क्या पद्मश्री मिला, वहीं 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया, ठीक है। और बात करेंगे इनकी पुस्तकों की, तो बहुत सारी पुस्तकें, जैसे आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन धेरा, हाउ टू बिकम अ राइटर, अभी इनकी कुछ समय पहले पुस्तक आई थी। इनकी एक बुक है 100 सेना 7 हस्बैंड, जिन पे प्रसिद्ध मूवी 7 खून माफ, जो प्रियंका चोपड़ा जिसमें अहम किरदार में थी, वो बनाई गई है। इनकी बहुत सारी जो छोटी छोटी स्टोरियां हैं वो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, दूध का पहला मोबाइल एटीएम किस जिले में खोला गया, तो ये खोला गया आपका अल्मोड़ा में 2018 में, ठीक है। कौन सा दर्रा विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो देखिए इसमें भी मतलब थोड़ा सा सोचेंगे, और अगर आप उसको तुक्का कह सकते हैं, आप तुक्का तो नहीं कहेंगे, फ्लूक सोचा समझा ऑप्शन लगाएंगे तो आंसर हो सकता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लिपुलेख दर्रा, जो सबसे प्रसिद्ध दर्रा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे दर्रा है जो लिपुलेख दर्रा। डोबरा चाटी के मुख्य पुल की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो डोबरा चाटी पुल के मुख्य पुल की लंबाई है 440 और पूरे पुल की लंबाई है 725 मीटर, ठीक है। जापानी कंपनी, कोरियन कंपनी योशिन द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। 9 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर हरिद्वार, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, नैनीताल में, ठीक है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में, ठीक है ना, जहां उत्तरकाशी में भी कहा, लंका में भी, किस देश की सहायता से बन रहा है, तो ये हो जाएंगे आपकी कि कौन सा देश है, तो ये है आपका नीदरलैंड। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन सी, संपर्क दीदी। किस वर्ष रूपकुंड झील पर डाक टिकट जारी किया गया, तो रूपकुंड पर डाक टिकट जारी हुआ था 2006 में, ठीक है ना। बहुत बार डाक टिकट से क्वेश्चन आते हैं, तो धीरे धीरे आपको हम ये भी याद कराते चल जाएंगे अगर आप पाठशाला के साथ जुड़े रहे। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए, 10 सितंबर को, किसके जन्मदिन पर, तो जीबी पंत, भारत रत्न जीबी पंत के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। बात करेंगे 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर को बनता है जागर संरक्षण दिवस, जागर संरक्षण दिवस, ठीक है, जो किसके जन्मदिन पर, प्रीतम बर्तवान जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बात करेंगे 19 सितंबर की, तो 19 सितंबर को मनाया जाता है साहित्य दिवस, और यह मनता है हरिदत्त भट्ट जी के जन्मदिन पर। 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, पहाड़ दिवस, ठीक है। कलाई त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको बहुत आसानी से याद करते हैं, कलाई इज इक्वल टू कटाई,
ठीक है, तो फसल कटाई पर मनाया जाता है कलाई त्योहार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग आनंद सिंह रावत जी पे अटके हैं, तो नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राकेश कुमार। ठीक है ना, दिसंबर 2021 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, दिसंबर 2021 में। किस पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बैट बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? तो ये पता होगा आपको अगर आप क्रिकेट लवर हैं। बी, विलो से। ठीक है ना, विलो की लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं। खैर से बनता है कत्था। क्या? कत्था बनाया जाता है खैर की लकड़ी से। ठीक है, बांज को तो आप समझते ही है, बांज तो उत्तराखंड का वरदान है। और देवदार से बनाए जाते हैं फर्नीचर। क्या? फर्नीचर। ठीक है। तृतीय केदार मद महेश्वर नाथ किस शैली में निर्मित है? तो ये निर्मित है आपका ऑप्शन ए, पांडव शैली में। बाघ व घुरड़ किसकी चित्रावली है? तो बाघ व घुरड़ चित्र है आपके प्रसिद्ध मौला राम जी का। थड़िया नृत्य किस शैली में किया जाता है? तो थड़िया नृत्य आपका किया जाता है ऑप्शन सी, लास्य शैली में। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? सबसे पहला चंद राजा था आपका ऑप्शन बी, भारती चंद का सबसे पहला डोटी अभियान था, जिसने बहुत ज्यादा सफलता दिलाई थी चंद लोगों को। ठीक है ना, इनके चंद जो इनका डोटी अभियान था, उसी के दौरान किसकी, नायक जाति की भी उत्पत्ति हुई थी। कौन सी जाति? नायक जाति की। चरवाहे से नरेश बनने वाला चंद राजा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे आपके ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। चीन का तुमुल युद्ध जिसमें माधव सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1640 में। ठीक है। नेपाल द्वारा कब संगोली की संधि स्वीकार की गई? तो नेपाल द्वारा संगोली की संधि स्वीकार की गई थी कब? 4 मार्च 1816। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये थे हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन। आपको आगे क्वेश्चन जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस सेट 14 उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट है। 100 क्वेश्चन में से हम डिस्कस करेंगे जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफलाइन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं आप पाठशाला ऋषिकेश के। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। थोड़ा लेवल अच्छा है इस बार के प्रैक्टिस सेट का, आपको काफी अच्छा लगेगा अगर आप इसे बहुत सही कर पाएंगे तो। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प यानी कि एक प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। राष्ट्र हित में अगर भारत की संसद किस विषय पर बनाना चाह रही है, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया, राज्य विषय में। राज्य सूची के विषय में संसद को शक्ति मिलती है कैसे, देखिएगा। तो संकल्प कैसे पास होना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो मैं बताता चलूं कि आर्टिकल 249 होता है, जो ये कहना चाहता है कि अगर राज्य सूची के विषय में आपको कानून बनाना है तो आपको राज्यसभा के पास जाना होगा, राज्यसभा ही इसका इनिशिएटिव ले सकती है। तो राज्यसभा से रिलेटेड 2 ही ऑप्शन है, हम डायरेक्ट उनमें जाएंगे ताकि आपका इस सॉल्यूशन के साथ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पॉज कर लिया और नोट कर लिया, और आपको बताने के लिए हमें आसानी और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और ज्यादा जानकारी हम आपको दे पाए। तो राज्य सूची के विषय में अगर कानून बनाना है तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना चाहिए वो संकल्प। तब जाकर के राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना पाएगी? संसद बना पाएगी। इनिशिएटिव कौन लेगी? राज्यसभा लेगी। ठीक है, आपको मालूम होगा उच्च सदन है तो वो लेगी। भारत के सीएजी की बात है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक है, सीएजी की बात हो रही है यानी कि कैग की बात हो रही है। कार्य करता है कैग, क्या कार्य करता है? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में कार्य करता है कैग। भारत के संविधान आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 से 151 तक इसके कार्यों का, इसकी नियुक्ति का जिक्र किया गया है। ये भारत के सार्वजनिक धन का रक्षक कहलाता है। सार्वजनिक धन का रक्षक, लोक वित्त का संरक्षक है। आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी।
उच्चतम न्यायालय, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश और प्लस एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अगर मामला संविधान की व्याख्या का हो, संवैधानिक मामलों का हो, तो क्या होगा? तो कम से कम जो न्यायाधीश हों वो 5 न्यायाधीश उस सीट पर, उस बेंच पर बैठेंगे और तभी संविधान की व्याख्या, संविधान के मसले, संविधान से संबंधित जो भी वहां पर दायित्व आया है या जो केस आया है, जो वाद आया है संविधान से निहित है, तो उसके लिए न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। संविधान की बात करें, संविधान की बात करें तो हम देख लेते हैं, ठीक है, संविधान। तो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल कैसे की जा सकती है? तो देखिए, जो आर्टिकल है वो है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल है। वो कहता है, 368 कहता है कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, लोकसभा की बात हो या हो राज्यसभा की बात, वो संविधान में संशोधन करने का इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आर्टिकल 368 संशोधन के बारे में कहते हैं केवल लोकसभा संशोधन नहीं कर सकती है, केवल राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया जाता है। किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, अगर राज्य वित्त आयोग, पहले मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग होता है। केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो होता है आर्टिकल 280 में। उम्मीद है इतनी बात आपको तो समझ आई होगी। राज्य वित्त आयोग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। पहले नहीं था का मतलब क्या है? देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग क्या कर रहा है? वो तो केंद्र और राज्य के बीच में वित्त बांट रहा है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? तो देखिए, राज्य वित्त आयोग तब बनाया गया जब हमारे यहाँ पंचायती राज एक्ट आया, पंचायती राज अधिनियम आया और संवैधानिक संस्था बनाया गया। तो उसी में 243 जो आर्टिकल है, 243 आई। देखो मेरी बात समझना, आई मतलब इनकम, ऐसे याद रख लो। तो इनकम से संबंधित वित्त, पैसा, फाइनेंस, तो आई हो गया आपका ये। ठीक है, फिर ये जे के लिखा हुआ है, अगर इसको हटा दूं और सिर्फ के लिख लूं, 243 के, तो ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी और आपको चीजें याद भी हो रही होंगी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ें, मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा जानकारी देता हुआ चलूंगा। ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 18 दिनों में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसके कुछ सेशन लगे। अगर कहा जाए तो 11वां जो सेशन था वो था 26 नवंबर 1949 को। 12वां सेशन 24 जनवरी 1950 को लगा, जिसमें सभी लोगों ने संविधान पर साइन किए और 26 जनवरी को तो आप जानते हैं कि लागू हो गया। तो यहां तक कुल 12 सेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एनसीईआरटी में पहला ही पेज होता है। भारत में मानसून की शुरुआत की अगर बात करें तो लगभग 1 जून से केरल वाले हिस्से से जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, होती है। ये पूरे भारत में फिर उसके बाद लगभग 80% या यूं कहूं कि 76%, जैसा कि एनसीईआरटी कहती है 76% बारिश होती है। मॉनसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन ही समझ लेना है। देखिए, दैनिक तापांतर का मतलब क्या है? तापांतर का मतलब है ताप में अंतर।
पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि ये रेंज की बात कर रहा है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर। मैक्सिमम और मिनिमम, मान लीजिए किसी जगह का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 60 डिग्री है और रात को वहां पर ठंडा हो जाता है 20 डिग्री, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 40। अब किसी जगह पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हुआ 36 और शाम तक आते आते 22 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, 8 6 यहाँ पर 14 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 14 के करीब आ जाएगा। अब ये जो चीज है ये है तापांतर। ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बकवास बता रहे हो। देखो मेरी बात समझना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम रट के चले जाओ। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो तुमसे नहीं हो रहा। रटा हुआ चीजें कई बार नहीं आती है, फ्लॉप हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखो। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसा होता है जहां पर वार्षिक तापांतर या दैनिक तापांतर जो है वो अधिक होता है ना। रात के टाइम, दिन के टाइम एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी, रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक में जल विवाद है। किस नदी को लेकर ये जल विवाद है? नदी जल विवाद। ठीक है, नदी जल विवाद। इसी को सुलझाने के लिए हमारा संविधान आर्टिकल 62 कहता है कि अंतर्राज्य जल परिषद होगी, अंतर्राज्य नदी परिषद होगी, उसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो देखो जो कावेरी है, कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, कर्नाटक के बीच एक जल विवाद है, मेजर जल विवाद है। अगर इन दोनों राज्यों को और आगे बढ़ा दो तो केरल के साथ भी हो जाएगा और साथ में हो जाएगा पुडुचेरी के साथ। किसके साथ हो जाएगा? पुडुचेरी के साथ। इतनी बात आ रही है समझ में? आगे चलते हैं। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? झूमिंग अथवा पेड़ा, तो देखिए अगर सिर्फ पेड़ा लिखा हुआ आता, पेड़ा शब्द जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। झूमिंग कृषि, झूम खेती, झूमिंग आपने सुना होगा, ये क्या है? तो देखिए जनजातीय समुदाय द्वारा इस तरह की खेती की जाती थी जब जंगल को एक जगह पर काटकर और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर उस पर कुछ समय खेती की जाती थी। खेती करने के बाद जब उसका लाभ मिल जाता था फिर उसको दोबारा से काट करके छोड़ दिया जाता था। अगला है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ना। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी अगर आप समझ पाएंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। बिग बैंग थ्योरी, अब ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कहा गया एक छोटे से बिंदु में इतना ब्लास्ट हुआ कई वर्षों तक कि उसके बाद पृथ्वी जैसे कई बड़े बड़े पिंड बने, ठंडे होकर के बने, तो वो जलते रहे। ब्रह्मांड थ्योरी की बात करें तो एक नाम आता है जॉर्ज लेमनेतर, जॉर्ज लेमनेतर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी। फिर रॉबर्ट वेगनर आए। कौन आए? रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर ने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया, एक्सप्लेनेशन दिया और चीजों को आसान बनाया। आगे चलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान कालाहारी है, सहारा है, गोबी है, थार है। कहां है? तो थार तो भारत में है। ठीक है, क्या गोबी बता पाएंगे? अगर गोबी की बात करें तो ये चीन और मंगोलिया के पास है, चीन और मंगोलिया के पास है। इतनी बात आई समझ में। फिर है सहारा, सबसे बड़ा जो है वो सहारा ही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कालाहारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो आपको ये ध्यान देना है। उम्मीद है यहां तक अच्छा लगा होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम पूछा है, ये बात आपको बताती जाए। देखिए जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं या हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो कुल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है उसको कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर दो, ये आ जाएगा आंसर। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर बात करें तो बिहार पहले नंबर पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, केरल तीसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश 4। जनसंख्या घनत्व एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है, केरल में, बंगाल में, फिर केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कम पूछा गया है तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे और यूपी हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये बात अभी समझ आई होगी। 2011 का सेंसस जब तक नया डेटा नहीं आता है इससे घूम फिर के एडजस्ट करके नए पुराने सवाल पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना को आप जरूर पढ़ लें। आप अगर उत्तराखंड जैसे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस डेटा को जरूर पढ़ लें। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हर जगह हर रिपोर्ट में माना गया है कि सर्वाधिक जो चक्रवात हैं, तूफान हैं या ज्यादा वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो आती हैं कहां पर? तो वो आती हैं उड़ीसा में।
बे ऑफ बंगाल वाला जो हिस्सा है वहां पर बहुत ही शक्तिशाली चक्रवात आते हैं और वो हिट करते हैं कहां, उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम प्रकृति से बात करें तो हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, एनडीआरएफ की भी स्थापना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी भी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। उम्मीद है आपको चीजें समझ आएंगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है। जब ये आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और आपने अगर मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही होगी, क्योंकि हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि ये वाला हिस्सा है तमिलनाडु का और ये है केरला का। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? समझना, हमने कहा यहां से जो मॉनसून उठता है वो इस तरफ बारिश नहीं करता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश नहीं करता है, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है वो है चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उसमें बारिश नहीं होती है, उसमें बारिश होती है लौटते हुए मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। इतनी बात आ रही है समझ में? देखो, अगर आंसर कर पा रहे हो ना तो जरूर बताना, और अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तो निश्चित है। भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? कौन है? तो देखिए, फिर से हम साउथ इंडिया का मैप बनाएंगे, यहां से और यहां तक का हिस्सा देखेंगे। कैप कोमोरिन मतलब हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी की, अगर ऐसे समझ लो तो। और कृष्णा मतलब आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। इसके बीच के हिस्से को कहते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु वाले तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आ रही है इतनी बात समझ में? उड़ीसा अगर आप पहुंच जाएं तो उसको कहेंगे उत्तरी सरकारी तट। गोवा वाला हिस्सा अगर आप देख लें, गोवा से रोहा का मामला, तो कोंकण तट। मालाबार की बात कर लें तो केरला हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां की बात कर लें तो हो जाएगा केरला। उम्मीद है यहां तक चीजें आसानी से समझ आई होंगी। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य है? तो देखिए, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की बात है तो ये तो क्लियर है कि सबसे पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी हो जाएगा कौन सा, तो गुजरात। यहीं से हम अपना अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है वो मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आगे चलिए। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल इसको पढ़िए और अपना अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? क्या एनालॉग डेटा, डिजिटल, मॉडेम या वॉट्स डेटा? तो देखिए, बहुत आसान है कि डिजिटल डेटा के रूप में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। मॉडेम की बात करें तो ये कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है टेलीफोन जो लाइन होती है उससे। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करता है मॉडेम। आगे चलिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, थर्ड जनरेशन में ये यूज की गई थी, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स। इसका विकास किसने किया था, इसका डेवलप किसने किया था? फैक्चुअल सवाल है, आंसर देखेंगे। जेएस किल्बी ने ये काम किया था। आईटी कई बार पूछा गया सवाल, बेसिक है। सिलिकॉन। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। हालिया दिनों में भी ये चर्चा में बना हुआ है, तो हमने सोचा इससे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। 1972 में भारतीय पेटेंट कानून पहली बार लागू किया गया। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। एक वीपो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 1967 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसी के बाद भारत ने भी पेटेंट कानून की तरफ जाना, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाना शुरू करा कि पेटेंट कानून होना चाहिए हर देश की तरह। आगे है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। कौन भाई साहब हैं? ये है माल्थस। ये है माल्थस जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस जनसंख्या का सिद्धांत। देखो, ध्यान से समझना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि जो जनसंख्या होती है और जो संसाधन होते हैं उनके बीच में रिलेशन, आज बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। जनसंख्या की बात करें तो वो कहते हैं कि जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय प्रकार से बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है, लेकिन जो संसाधन होते हैं वो कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं। तो आप यहां देखो तो देखो, गुणात्मक है ये पूरे तरीके से, एक का डबल। जनसंख्या डबल हो रही है लेकिन संसाधन उस तरीके से नहीं बढ़ पाते, तो ये दोनों चीजों के बीच में संबंध को बताते हैं। तो यहाँ केवल जनसंख्या सिद्धांत पूछा है तो ये हो जाएगा ज्यामितीय क्रम में। उम्मीद है चीज आपको बिल्कुल समझ आई होगी। आगे चलते हैं। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नजरें गाड़ करके रखिए ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के एकदम जिन्होंने झंडे फहराए दिल्ली तक,
पूरा, है ना, मुगलों के काल में सबसे औरंगजेब से लड़ते हुए। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1627 में और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया। सवाल पूछा जाता है, रायगढ़ को राजधानी बनाया। अष्टप्रधान जैसी जो आप कहें कि उनके यहाँ मंत्रिमंडल हुआ करती थी, बिल्कुल, है ना। उसके अलावा इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, है ना, 2 बार लूटा, सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में, ये भी आपको याद रखना है। सरहार के युद्ध में मुगलों को भी हराया। कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। आगे चलते हैं। शिवाजी के समय में सरनोबात का पद संबंध था। किससे संबंध था? हमने अष्टप्रधान की बात करी, उसमें एक इंपॉर्टेंट पद था, सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। सरनोबात सैन्य प्रशासन से संबंधित थे और ये शिवाजी के शासनकाल में थे। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया? खालसा मतलब खालिस, एक हिसाब से सैनिक संगठन। उम्मीद है समझ आया होगा। कौन से सिख गुरु ने किया? तो देखिए जो गुरु 10वें गुरु थे, इन्होंने 5 ककार केश, कंगा, कच्छा, ये सब चीजें जो थी, केश, कंगा, है ना, ये सब इनके लिए अनिवार्य कर दी। गुरु नानक देव पहले थे। गुरु अर्जुन देव 5वें थे, जिन्होंने आदि गुरु ग्रंथ का संकलन किया। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखें। अगर अर्जुन देव की भी बात करें तो जहांगीर का इनके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है, आपको याद रहेगा। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको समझ आएगा और चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप नोट कर लेंगे। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है? 4 बातें यहाँ पर हैं, चारों से मतलब कौन सा ऐसा संगीत वाद्य है जिसको हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से मिला हुआ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो देखिए एक नाम है, सल्तनत काल में अगर आप पढ़ें, किस काल में पढ़ें? सल्तनत काल में अगर आप पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? तो अमीर खुसरो एक नाम आता है एक व्यक्ति का। जैसे ही ये नाम आएगा आपको चीजें समझ आ जाएंगी। चाहे तबला हो, चाहे सितार हो, ये इनकी देन है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। तो देखिए जो सितार है वो एक मिक्स है, संगीत वाद्य यंत्र है जो हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों का मिश्रण बताया गया है। ये किसकी देन है? तो अमीर खुसरो की देन है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो देखिए जैसे ही ऋग्वेद आया होगा आपके दिमाग में आया होगा कि इंद्र क्यों नहीं है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में तो इंद्र को सबसे लोकप्रिय देवता माना गया है। बिल्कुल, अगर पहले नंबर पे बात की जाए तो इंद्र होंगे, लेकिन अगर दूसरे मामले में बात की जाए तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि। इंद्र के ठीक बाद अग्नि को बड़ा विशिष्ट वहां पर बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से आपको ये पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? किस तिथि को हुई थी? देखिए उनकी मृत्यु वाले दिन महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है, जो कि है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल जब इनकी जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इनका जन्म। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। और इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, उम्मीद है आपने आंसर करा होगा। देखिए समझिएगा, अगर मैं एक वर्ड लिख दूं संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। ये टाइम है 1974-75 का, जब देश में आपातकाल लगने वाला था। तो देश में जो सत्तारूढ़ दल था उसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है संघर्ष की ओर, है ना। इन्होंने एक और बुक लिखी है द प्रिजन डायरी, है ना, जेल में ही लिखी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद है समझ आएगा यहाँ तक। जयप्रकाश नारायण। आगे है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? भारत रत्न, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत
रत्न कब दिया गया? देखिए जो ईयर है उसी में 1954 में पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया था। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधा कृष्णन और सीवी रमन। 3 लोगों को हमने क्या दिया? भारत रत्न पुरस्कार 1954 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। आगे देखिए, फिर से सवाल है मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये देती है फिलीपींस की गवर्नमेंट। कौन देती है? फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मिला? तो बात 1957 में ये अनाउंस किया गया और 1958 में पहली बार दिया गया। 1958 में पहली बार दिया गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। विनोबा भावे को ये अवार्ड दिया गया। भारत के मामले में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? आंध्र प्रदेश में चलाया था भूदान आंदोलन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन, करेंसी, नोट, चेक, सिक्के, बॉन्ड क्या है? तो देखिए जैसे ही आप इसको जानेंगे तो जो चेक होते हैं वो वैकल्पिक धन होते हैं। चेक दे करके आप कुछ समय बाद पैसा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या से। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? भारत में इसकी क्या डेफिनेशन है? सभी जानते हैं, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह है भारत का लिंग अनुपात का आकलन। 943 2011 की जनगणना के अनुसार यह है हमारा लिंग अनुपात। देश में 1000 पुरुषों की अपेक्षा 943 महिलाएं। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है ये बताना है। 1919 में इसकी स्थापना हुई, ये मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, स्थापना हुई तो इसको भी देख लीजिए। अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1919 में। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। चलिए, नाटो आपको मालूम है, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो सारा खेल नेटो के आसपास घूम रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स और ये है बेल्जियम में। समझ आ रहे होंगे। इसके मेंबर जो हैं या सदस्य जो देश हैं वो हैं 30। कितने मेंबर हैं? वो हैं 30। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, बहुत आराम से करेंगे, चीजें आपको समझ आएंगी। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप ए से जेड तक आपको ये नंबर याद हो और आप ये आराम से याद कर सकते हैं। प्रांजल कर्नाटक सर की वीडियोस हैं, उसको याद करिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नंबरिंग कर लो। यहाँ 3, 4, 5, 6, अगला नंबर 7 होगा। 7 का मतलब है जी होगा, सब में ही लगभग जी है। अगर जेड की बात करूं तो 26 होगा, वाई 25 होगा, एक्स जो होगा वो 24 होगा, जो डब्ल्यू होगा वो होगा 23। यानी कि 26, 25, 24, 23, तो यहाँ 22 होगा और 22 होगा वी। तो जी वी किस में है ये बताओ मुझे। टी तो है ही लास्ट में, टी तो आ ही रहा है तो टी तो आ गई, तो जी वी इसी में है, यही आंसर हो जाएगा जीवीटी। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। सीधा कर रहा हूं क्योंकि काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा माना गया है कि ये प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, चलो। यदि P, अब ये फिर से क्वेश्चन है तो मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूं, आप पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और समझाऊंगा आपको। यदि P पति हो Q के, जो P है वो किसका पति है? Q के। ये एक महिला है, इसका पति जो हो जाएगा वो हो जाएगा P। और R मां हो S और Q की मां कौन होगी? R होगी। ठीक है, तो देखो R अगर होगी, S और Q की मां होगी तो S की मम्मी होगी, ये माना गया। मतलब इनकी मम्मी और इनकी मम्मी कौन है? ये है R है। तो बोला तो R P की क्या है? तो R जो है वो P की क्या है? तो भैया अगर ये इनके पति हैं तो इनकी तो सास ही हुई, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का, आराम से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ते हुए इसे क्वेश्चन को कर लूंगा, बाकी आप देखिएगा। बोला रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, यहां से चला उत्तर की ओर, 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। ओके, 40 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा, इधर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, और 30 मीटर चला, मतलब लगभग इसके बराबर ही चला। वह फिर बाएं मुड़ा, अच्छा बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा तो इस तरफ मुड़ा, 50 मीटर चला। ओके, 50 मीटर चला, तो 40 ये हो गया यहां तक
और 10 ये हो गया, ठीक है। वहां अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, यहां से वो कितनी दूर है, तो यहां से वो दूर है 10 मीटर। पढ़ करके डायग्राम बनाएंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। बाएं छोर की बात करें तो 7वां है, और दाएं छोर से इसी पेड़ की बात करें तो 14 है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखो टोटल 21 और एक माइनस कर दो तो आंसर आता है 20। यह है इसको करने का तरीका। अब अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर से 7 है तो इससे पहले 6 हो जाएंगे, इधर से कितने हैं, इधर से है 14 तो इधर से हो जाएगा 13, तो 13 इधर पहले पढ़ रहे हैं, 6 इधर पहले पढ़ रहे हैं, 13 और 6 हो गया 19, और एक यह भी तो बैठेगा खुद, क्योंकि दोनों में तो दोनों सीट में वो है तो एक अकेला ही, तो 19 और प्लस 1 आप कर लोगे तो हो जाएगा 20 आंसर। आगे चलिए। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सबसे इजी वे में बता रहा हूं कि एक ही साल का अगर ऐसा दिन आ जाए तो आप या तो विषम दिन काउंट कर लो, वहां से लेकर टोटल दिन गिनो, 7 से विभाजित करो, 7 से विभाजित करने पर जो बच करके आए उसको उस बुधवार से 3 दिन, उतना दिन, 1 दिन 2 दिन आगे कर लो। दूसरा तरीका यह है कि देखो अगर ये फरवरी ये मार्च है नजदीक बताया, तो देखो जो दिन 1 तारीख को होता है वही उसके 7 दिन और ऐड करने के बाद दोबारा आता है। मतलब 1 तारीख को जो दिन आएगा वो 8 को आएगा, 8 को जो दिन आएगा वो 15 को आएगा, 15 के बाद जो दिन आएगा वो आएगा 15 और 7 22, और 22 और 7 29। यानी कि 1 को अगर बुधवार है तो 8 को भी बुधवार, 15 को भी बुधवार, 22 को भी बुधवार और 29 को भी बुधवार। अगर 29 फरवरी को बुधवार है तो मार्च में क्या होगा, तो 1 मार्च को थर्सडे, 2 मार्च को फ्राइडे और 3 मार्च को आप कह दो कि सैटरडे आ गया। तो ये भी इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के दिन गिन दो। अगर 1 फरवरी से बात करूं तो 1 फरवरी को तो बुधवार है, तो अब 28 दिन बचे, 28 और 3 को करोगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। 28 और 3 को करोगे तो 31 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौको 28, 3 बचेंगे ऑड डे, 3 बचेंगे ऑड डे। 3 ऑड डे बुधवार से आगे कर दो, तो 3 ऑड डे बुधवार से करोगे तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आ गया आंसर। ये भी तरीका है, लेकिन जो तरीका आपको समझ आए वो करिए, ज्यादा खिचड़ी मत बनाइए दिमाग में, एक तरीका हो लेकिन अच्छा आता हो ये। चलिए, ये क्वेश्चन करने में आपको लगेगा टाइम, बिना पेन पेपर के करने बैठोगे तो ये तो नहीं हो रहा, हो तो वैसे कोई भी नहीं रहा, लेकिन अगर ये करने बैठोगे तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा समझो कि क्या कर रहे हैं वो, आपको तरीका बताता हूं। जब इस तरह के क्वेश्चन है तो ऑब्जर्वेशन कर लो कि क्या हो रहा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, देखो 1 + 6 और 16 डिवाइडेड बाय 4 बराबर, तो इसको जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। समझ आ गया पहला पैटर्न, दोबारा समझो। और 21 को डिवाइड कर लो 7 से, अब समझो 2 और 1 3, 7 3 21 आ गया पैटर्न समझ में। ये क्या कर लोगे, देखो 5 + 5 छोड़ दो, 55 को किससे डिवाइड कर लो, 5 से, लास्ट नंबर काटोगे क्या आएगा 11, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा ये। आ रही है बात समझ में। दूसरा पैटर्न अगर आपको कोई दिखता है, आप कर पाते हो तो जरूर मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैंने आपको पूरी ईमानदारी से और बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है, ताकि आपको ये 100 क्वेश्चन जो मैं कम से कम जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको डिक्टो याद हो जाए। उम्मीद है पाठशाला का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्री में अवेल करें प्रैक्टिस सेट को पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के टेलीग्राम चैनल से। हर सप्ताह आपको सैटरडे को ये प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।